महाराष्ट्र से आने वाले समय में बड़ी खबर मिल सकती है। सियासत का बड़ा समीकरण सामने आ सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद सियासी महकमे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच दूरियां कम हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए बीजेपी को उद्धव की सिर्फ एक नाराजगी को दूर करना होगा। मुझे और आदित्य को जेल में डालने की साजिश फडणवीस ने रची। सब कुछ सहन करके मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ। या तो वो रहेगा या फिर मैं रहूंगा। आज मेरे पास पार्टी, चिन्ह और पैसा नहीं है। मैं जो ये चुनौती दे रहा हूँ वो सिर्फ आपके भरोसे पर। शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर यह सीधा और तीखा हमला महाराष्ट्र की सियासत में कुछ बड़ा होने का संकेत दे रहा है। लेकिन खबर यह है कि जो लोगों को दिख रहा है, खबर उससे आगे की है। सियासी रणनीतिकार उद्धव और देवेंद्र फडणवीस के बीच खिंची इस तलवार में बड़े उलटफेर की संभावनाएं देख रहे हैं, जिससे कई सवाल सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या उद्धव और बीजेपी करीब आ रही है? सवाल नंबर 2, क्या उद्धव बीजेपी के बीच में फडणवीस है? सवाल नंबर 3, क्या उद्धव बीजेपी से ज्यादा फडणवीस से नाराज हैं? सवाल नंबर 4, क्या फडणवीस की वजह से ही उद्धव बीजेपी से दूर हैं? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बयान का हर कोई अपने तरह से विश्लेषण कर रहा है और सवाल भी उठा रहा है, जो अभी आपने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखा। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिसकी चर्चा है वो सही है? इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने और 2 महीने पहले जून में लोकसभा के नतीजे आए। पहले 2024 के नतीजों से शुरू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, उन नतीजों ने इस बात पर तो मुहर लगा ही दी कि महाराष्ट्र में असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही है। शिंदे गुट की शिवसेना न वर्तमान में विकल्प है और न ही भविष्य में विकल्प हो सकती है। इस बात को महाराष्ट्र की राजनीति की समझ रखने वाला हर कोई जान चुका है। 24 के चुनाव में आमने सामने की टक्कर में शिवसेना के उद्धव गुट ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं शिवसेना के शिंदे गुट ने 7 सीटों पर ही जीत दर्ज की। शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर बीजेपी ने जो महायुति गठबंधन बनाया, वो महाराष्ट्र की नब्ज को वैसा नहीं पकड़ पाया जैसी उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी थी। दूसरी तरफ टूट-फूट के बावजूद शरद पवार, उद्धव और कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में 30 सीटों पर विजय हासिल की। लेकिन महाविकास अघाड़ी शिवसेना की सियासी फितरत के हिसाब का ठिकाना नहीं है। सही मायनों में शिवसेना और बीजेपी ही महाराष्ट्र में बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पर रही। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। तब महाराष्ट्र की 48 सीटों में से दोनों ने 41 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन को महज 5 सीटें ही मिली थी। उसी साल विधानसभा चुनाव भी हुए थे। बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनाने की बारी आई तो दोनों दल अलग हो गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही उनकी पार्टी टूट गई और सरकार गिर गई और बीजेपी ने उठा पटक कर शिंदे सरकार बना ली। और फिर कुछ दिनों के बाद ही शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी टूट गई और अजीत पवार शिंदे सरकार में आ गए। महाराष्ट्र की जनता को बीजेपी के गुणाभाग की ये रणनीति रास नहीं आई और उसने 2024 में बीजेपी को 17 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको याद होगा, नतीजों के बाद जब 240 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत से दूर खड़ी हुई और गठबंधन की सरकार बन गई, तब इस बात के जोर शोर से कयास लगाए जाने लगे कि उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन न उद्धव ने न बीजेपी ने इस खबर को कभी कंफर्म किया। हाँ, ये जरूर है कि जानकार बताते हैं कि उद्धव और मोदी के संबंध बेहद मधुर हैं। ठाकरे परिवार को पहले दिक्कत थी तो अमित शाह से, जिनके बारे में कहा जाता है कि बंद कमरे में ऐसी कुछ डील हुई थी कि 2019 विधानसभा के बाद शिवसेना का सीएम होगा।
हालांकि अमित शाह ऐसी किसी बात से इनकार करते रहे हैं। शिवसेना की कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल नामंजूर थी कि मैंडेट होने के बावजूद? देखिए, मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है कि एक कमरे में हुई बातों को हम सार्वजनिक करें, और करना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन की एक गरिमा होती है, परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि राज्यपाल शासन डालने से अगर किसी का नुकसान गया है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, क्योंकि हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट चली गई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का हुआ है जो उस वक्त थे। महाराष्ट्र में शिवसेना के निशाने पर बीजेपी के चुने हुए नेता रहे, न कि पूरी बीजेपी। उद्धव सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि बीजेपी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं। मोदीजी, आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच। मोदीजी, आम्ही तुमचे शत्रू नव्हतोच, आजही शत्रू नाहीच। सवाल यह है कि अब उद्धव ने अमित शाह से दिक्कत है ऐसा कहना बंद कर दिया। अब वो सीधे सीधे देवेंद्र फडणवीस पर आ गए। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि उद्धव क्या बीजेपी को रास्ता बता रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को सामने से हटा दो, फिर से बात बन सकती है। इस बात की चर्चा दिल्ली से मुंबई तक है कि बीजेपी केंद्र में मोदी 3.0 का दायरा बढ़ाना चाहती है, जिससे आने वाले दिनों में सरकार को लेकर कोई भी किंतु परंतु की गुंजाइश ही न बचे। अगर उद्धव एनडीए फोल्ड में आते हैं तो बहुमत को लेकर बीजेपी सरकार की निश्चिंतता और बढ़ सकती है और लोकसभा में बीजेपी नहीं एनडीए 300 का आंकड़ा पार कर सकता है। लेकिन ऐसा क्या सचमुच हो रहा? सवाल बहुत बड़ा है। जवाब के लिए एक बार फिर आपको उद्धव ठाकरे की मुंबई के रंग शारदा ऑडिटोरियम में दिया गया ये बयान ध्यान से सुनना चाहिए। अनिल देशमुख ने मुझे बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने तो राजनीति करते हुए मुझे और आदित्य को जेल में डालने की तैयारी तक कर ली। आज मैं ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे को दिक्कत है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से। दिक्कत कितनी बड़ी है और टीस कितनी गहरी है वो उद्धव ठाकरे के बयान में साफ साफ सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आर पार की लड़ाई के इस ऐलान में जेल में डालने की ये साजिश क्या है, इसके थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं। जिस अनिल देशमुख का जिक्र उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, दरअसल वो शरद पवार गुट के विधायक हैं, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं और उद्धव सरकार में गृह मंत्री रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाए थे कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ की वसूली का दबाव डाला। आरोप के बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और उन्हें 13 महीने की जेल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। अब पूर्व गृह मंत्री ने एक बड़ा खुलासा किया है। अनिल देशमुख ने हाल ही में खुलासा किया है कि जब देवेंद्र फडणवीस नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ हलफनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। 4 पॉइंट के ऊपर मुझे एज ए अनिल देशमुख गृह मंत्री करके एफिडेविट करके देना था। पहला मुद्दा ऐसा था कि उद्धव ठाकरे जी के ऊपर मुझे झूठा इल्जाम लगा कि उसका एफिडेविट करके देना था। वो नंबर 1 कि उद्धव ठाकरे ने मुझे उनके सरकारी निवास स्थान पर एज ए गृह मंत्री बुलाया और मुझे कहा कि अनिल देशमुख साहब आप गृह मंत्री हो, बंबई महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, उसमें मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो आप 300 करोड़ रुपए मुझे जमा करके दो। ऐसा झूठा आरोप मैंने उद्धव ठाकरे के ऊपर लगाने का एफिडेविट करके देना नंबर 1। अनिल देशमुख का बयान और इस बयान का हवाला देकर उद्धव ठाकरे का देवेंद्र फडणवीस पर हमला महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त गरमाया हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इतनी बड़ी जानकारी को अनिल देशमुख ने अब तक क्यों छिपा कर रखा। महाराष्ट्र के चुनाव सिर पर है, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस और राज्य सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उभाटा कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आज उद्धव ठाकरेंनी जी भाषा वापरली ती भाषा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला आणि उद्धव ठाकरेंना स्वतः वैयक्तिक शोभत नाही। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये विपक्ष को डराने की साजिश है। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से राज्य के गृह मंत्री ने कहा कि हमारे पास ऑडियो और वीडियो है, एक बड़ा लंबा अनुभव रहने वाले राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ये चुनाव के ही समय में ये अपोजिशन को डराना चाहते क्या? विधानसभा के चुनाव सामने है, सियासत चरम पर है।
लेकिन इस सियासत में उद्धव के बयान से जो मायने निकल रहे हैं उससे साफ है कि उद्धव और बीजेपी के बीच फडणवीस खड़े हैं। अगर बीजेपी इस लड़ाई में कोई समझौता ला सकती है तो हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों के बीच जमी बर्फ पिघल जाए और महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण देखने में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।